पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। सोनार बांग्ला के संकल्प और मिशन सरकार बनाओ के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी इस बार आर पार के मूड में है। अमित शाह की रणनीति और नितिन नवीन की माइक्रो मैनेजमेंट के बीच बीजेपी ने बंगाल की उस दुखती रग पर हाथ रखा है जहां से सत्ता की वैचारिक रास्ता निकलता है, और वो है बंगाल का भद्र लोक। बीजेपी बखूबी जानती है कि बंगाल को जीतने के लिए केवल मतुआ वोट बैंक काफी नहीं है, उसे बौद्धिक वर्ग के ड्राइंग रूम में अपनी पहुंच बनानी होगी, और जो राय बनाता है और राय बदलता भी है। और इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद की विरासत को बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा इमोशनल और कल्चर कार्ड बनाया था। विवेकानंद की जयंती को महज एक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक शंखनाद के रूप में देखा गया था, ताकि ममता बनर्जी के क्षेत्रीय स्मिता वाले नैरेटिव को विवेकानंद के वैश्विक बंगाली गौरव से ध्वस्त किया जा सके। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी सरकार और कानून व्यवस्था के मुद्दे के बीच बीजेपी विवेकानंद के उठो जागो के मंत्र को बंगाल के हताश युवाओं के लिए एक राजनीतिक हथियार बना रही है। और ये महज चुनाव नहीं बल्कि बंगाल की अस्मिता को फिर से स्थापित करने का दावा है। विवेकानंद के आध्यात्मिक तेज को लेकर सीमावर्ती इलाकों में मतदाता शुद्धिकरण तक बीजेपी का हर कदम एक ही दिशा में है। बंगाल की सत्ता में भगवा परचम और कालीघाट के किले में सेंधमारी करना है। और देखा जाए तो बीजेपी अपनी चुनावी नैया पार लगाने के लिए आध्यात्म और राष्ट्रवाद के उस संगम का सहारा ले रही है जिसके सामने विरोधियों के क्षेत्रीय समीकरण धुंधले पड़ सकते हैं। और बंगाल की माटी में इस बार जय श्री राम के साथ विवेकानंद का उठो जागो वाला मंत्र है। सत्ता परिवर्तन की नई इबारत लिखने को अब बीजेपी बेताब है। तो अब क्या गुल खिलाएगा, लेकिन जिस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पूरी चर्चा हो रही है और ये दीदी का जो मां माटी और मानुष की थीम है उसको काटने के लिए एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। तो ये जो प्लान है विवेकानंद जयंती के मौके पर युवा शक्ति उदय के रूप में माना जाए, युवा अगर जिस पार्टी के साथ मिल जाए तो उस पार्टी का बेड़ा पार हो जाएगा। और इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी की रणनीति बिल्कुल अलग है। घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था तो मुद्दा है ही, लेकिन युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए और खासकर भद्रजनों को अपने पार्टी के पाले में करने के लिए विवेकानंद जैसे बौद्धिक जो विचारक हैं, उनके प्रेरक हैं, उनकी प्रेरणा से युवाओं को अपने पाले में लाने का पूरा प्लान है। और साथ साथ जो प्रवासी बंगाली है उस पर बीजेपी की नजर है। घुसपैठ, SIR ये बड़े मुद्दे हैं, लेकिन विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर भी अब एक नए सिरे से बीजेपी ने रणनीति बनाई है। इस बार आपने देखा होगा कि वंदे मातरम को लेकर भी बीजेपी ने जोर शोर से पूरे देश में अभियान चलाया था, और विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर भी युवा कार्यक्रम के आयोजन में पूरे देश भर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये वो रणनीति है जिसके जरिए दीदी की जो एक स्थानीय लोगों वाली पांच रणनीति है उसके कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। और अब देखना यह होगा कि अब इसका असर बंगाल के चुनाव में कितना देखने को मिला। पिछली बार आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सांस्कृतिक आध्यात्मवाद था उस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा फोकस रखा था, और उनके लुक को लेकर भी काफी उस वक्त चर्चा भी हुई थी। इस बार जब पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो बीजेपी ने अपनी रणनीति और आक्रामक कर दी है, और जिस तरीके से अभी वहां पे SIR किया गया, घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ वहां मैसेज दे दिया है, घुसपैठ और सभी घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे। साथ साथ अब वहां पे जो भद्रजन है, जो एक बुद्धिजीवी बंगाली लोग हैं, जिनका अगर हम गौरवशाली इतिहास देखें तो उनको अपने पाले में लेने की पूरी कवायद की जा रही है। अगर उनके ड्राइंग रूम तक बीजेपी ने अपनी दस्तक दे दी तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। अभी तक वाम दलों की सरकार रही, वाम दलों को सत्ता से हटाकर दीदी ने अपनी सरकार बनाई, और वहां पे कांग्रेस काफी लंबे समय से दूर है और बीजेपी वहां पे अपनी जड़ जमाने की पूरी कवायद कर रही है। ऐसे में रणनीति पर काम किया जा रहा है, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर बड़े करीब से इस पूरे बंगाल चुनाव और बीजेपी और दीदी की रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। अदिति, आपके पास आते हैं। पिछली बार मुझे याद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर पूरा फोकस था। इस बार विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और खास जो बौद्धिक वर्ग है उसको साथ साथ युवाओं को अपने पाले में लेने की पूरी कवायद है।
आपने बहुत कुछ तो बता ही दिया। हाँ। जो आपने कहा बस उसका डिटेल वर्णन करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं थोड़ा सा शुरुआत करती हूँ। वैसे तो 2026 में सबसे पहले बंगाल चुनाव है, इसलिए बात इसी पे होनी चाहिए जी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को अभी जब प्रधानमंत्री सोमनाथ गए थे तो उन्होंने नमन भी किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद भी किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ड्रोन का पूरा जो शो हुआ था उसमें एक समय था, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद थी, तो लंबी सी मूर्ति आई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जब पिछली बार भी गुजरात चुनाव थे तो आपने देखा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब बनाई गई थी। तो कहने का तात्पर्य इसलिए है, मैं एक रेलेवेंस आपको दे रही हूँ। ये सबको पता है कि गुजरात के लिए, ना सिर्फ गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए, लेकिन गुजरात के लिए पर्टिकुलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रेलेवेंस है लोगों के दिल में, जैसा वो बसते हैं, और उनका ना सिर्फ युवा बल्कि किसान वर्ग, तमाम जो वर्ग हैं उनमें एक उनका इम्पैक्ट था। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब साज आपको छेड़ने हैं तो वो कौन से सुरों के साथ छेड़ने होंगे। इसलिए गुजरात की जब बात आती है तो सोमनाथ, जिसका एक बहुत सेंसिटिव मामला है, वैसे ही अगर व्यक्तित्व की बात करें तो एक स्टार वॉल्ट व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के लोगों की अस्मिता की बात है। ठीक वैसे ही मैं आपको, पिछली बार आपने देखा, अब ये बात अक्सर जिक्र में आती है, ये है कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जिस अवतार में थे वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिजेंबल करने लगा था। और तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का योगदान, काम, और उनकी वजह से जो ना सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरी देश दुनिया में जो नाम था, आज भी हम जिस तरीके से लिटरेचर के लिहाज से, उस ज्ञान के लिहाज से हम कोलकाता को, बंगाल को याद करते हैं, ठीक वैसे ही अब आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल देखिए, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने स्वीकारा है, खास तौर पे नॉर्थ के। अब चुनौती थी, जैसे दिल्ली एक चुनौती थी जो 27 साल बाद उन्होंने उसका जाल भी तोड़ दिया। अब आप देखिए कि चुनौती क्या है। दक्षिण चुनौती है, बंगाल एक बड़ी चुनौती है। और बंगाल में अगर चुनौती के नाम पे कुछ है तो है बाहरी वाली इमेज को तोड़ना, क्योंकि बंगाल का एक सबसे बड़ा फैक्टर, पिछली बार भी इतना अच्छा चुनाव बीजेपी के लिए हुआ और जीतते जीतते हार गए, ममता को हराने के बाद भी नहीं जीत पाए, इसकी वजह थी बाहरी वाली इमेज। जाहिर तौर पे राज्य के लोगों को लगता है कि हमको जो घर के लोग समझेंगे वो बाहर के नहीं समझ पाएंगे, यानी बीजेपी के बाहर की इमेज। अब वो कैसे टूटती है? जो टीएमसी ने बाहरी पार्टी नैरेटिव जो किया है गढ़ने की लगातार, उसको काटने के लिए आपको विवेकानंद जी, जाहिर तौर पे केंद्र ने उसको इस तरीके से देखा है कि विवेकानंद जी के रखकर बीजेपी खुद को बंगाल की मिट्टी से जोड़ना चाहती है। तो एक ही बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ युवा फैक्टर, जब विवेकानंद जी के विचारों की बात करते हैं, उनके जीवन शैली की बात करते हैं, तो युवाओं से आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे इस तरीके से। तो ये दो एक बड़े फैक्टर हैं जिसके चलते आप अपने बाहरी की नैरेटिव को काट सकते हैं, दूसरा आप युवाओं के साथ, वहाँ के युवा के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये विवेकानंद जी वाला जो फैक्टर है, और विवेकानंद जी के साथ आप जो अध्यात्म की बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यात्म की बात करते हैं, उससे जोड़ा जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पे ताली बजाने की बात है कि वो, जैसे अगर आप देखिए कि बहुत पहले किस तरीके से बिहार का चुनाव था, उससे पहले उनको पता था कि कैसे आपको पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश है, कैसे क्या काम करना है। ठीक वैसे ही बंगाल चुनाव से पहले जो एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, तो आपने देखा कि कैसे उसको विवेकानंद जी के साथ जोड़ के इम्प्लाई किया जा रहा है, रास्ता खोजा जा रहा है। क्योंकि कई राज्यों में रास्ता कैसे खोजा गया, जैसे मैं तमिलनाडु का जिक्र करूं, तमिलनाडु में भी आपके ऊपर बाहरी का तमका है, लोकल का तमका नहीं है। आपका इशू भी है कि लोकल नहीं है, इसलिए आपने अन्नामलाई को पिछली बार लेकर आए, जो कार्ड आपका नहीं चल पाया। लेकिन अब आप एआईडीएमके के साथ अलायंस कर रहे हैं, तो एक अलायंस आने से आपके अंदर वो बाहरी वाला क्वेश्चन हट जाएगा। आप एआईडीएमके ने अगर आपको स्वीकारा है तो आप वहाँ की पार्टी के लिहाज से, वैसे ही अगर कश्मीर का जिक्र करें तो आपने पीडीपी के साथ अलायंस किया। तो ऐसे तमाम तरीके हैं राजनीतिक जिससे आप अपने चुनाव में धीरे धीरे अंदर का रास्ता गढ़ने लगते हैं। जी आदित्य, आपने बिहार और दिल्ली का जिक्र किया। बिहार और दिल्ली में जो बहुत बड़ा एक मुद्दा था वो था भ्रष्टाचार, परिवारवाद। लेकिन दीदी के खिलाफ ऐसा कोई बहुत हथियार बड़ा नहीं मिल पा रहा है बीजेपी को। अब वहां पे भ्रष्टाचार और एसआईआर के मुद्दे को लेकर बीजेपी चल रही है। इसी वजह से अब विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात की जा रही है।
लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं यहाँ पे। बिहार और दिल्ली वाला और बंगाल का मामला अलग है। दीदी के ऊपर भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसा कुछ हमला कर नहीं पा रही बीजेपी, क्योंकि बिहार में आपने देखा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, और इधर केजरीवाल और पूरी पार्टी फंसी हुई थी भ्रष्टाचार में, तो ये बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन वहां पे क्या काट है? मेरे को आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही थी, पर जो मैं समझ पाई, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि परिवारवाद एक बड़ा फैक्टर निकला जी। देश के जो नॉर्थ वाला इलाका है वहाँ पे परिवारवाद एक बड़ा फैक्टर है। आज गांधी परिवार के साथ भी परिवारवाद इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि बीजेपी को हमेशा एज होती है, लेकिन शायद ये एज उनको बंगाल में नहीं मिल पा रही, जबकि गढ़ने की कोशिश की गई है कि भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर इस तरीके से। अब आप देखिए कि विवेकानंद की जयंती को सॉफ्ट पावर टू एक तरह से उस तरीके से प्रोजेक्ट करना। दूसरा, आप देखिए कि बंगाल का आध्यात्मिक गौरव है। इसके अलावा आप देखिए कि राष्ट्र चेतना का प्रतीक है। तो आप अलग तरीके से जो बीजेपी का जो वोट बैंक है ना, एक जो नियो नेशनलिज्म वाला, उससे कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश है। दूसरा, अब आपने कहा कि ममता के खिलाफ कोई बड़ी चुनौती नहीं है। असल मायने में देखा जाए तो ममता बनर्जी की सरकार में जो पिछले दिनों हुआ, पिछले सालों में हुआ, वो बहुत डरावना था। आप और हम आज यहाँ बैठ के देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि कैसे वहाँ पर डॉक्टर का रेप हो जाता है, हाँ। कैसे वहाँ पे लॉ कॉलेज के अंदर रेप हो जाता है जी। और वो स्टूडेंट होते हैं उनके सीनियर, जो कि पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। कैसे एक डॉक्टर का रेप हो जाता है और आज तक ये पता नहीं चल पाता कि आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या थी। और जब आप उस कॉलेज का प्रिंसिपल जो होता है वो कहीं ना कहीं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि अगर कोई आम व्यक्ति हो वो ये सोचे कि नहीं, एक बार ममता दीदी को सत्ता से उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर तौर पे जब आप पावर का वो हो जाता है तो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो वो गलत तरीके से होता है। इसके अलावा आप संदेश खाली अगर इस बात का सोचें, हाँ। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के आसपास के इलाके में संदेश खाली जैसी स्थिति हो, तो आपको किसी और बाहरी पॉलिटिकल पार्टी के बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचेंगे कि एक बार सत्ता से बाहर जाएगी तब जाके अक्ल ठिकाने आएगी। तो पर्टिकुलरली क्योंकि मैं जब कोलकाता होके आई उस समय, आरजी कर कॉलेज के समय, उस समय माहौल ऐसा था कि लोग हटाना चाहते थे, और ख़ास तौर पे उस दिन जिस दिन ममता दीदी सड़क पे आके अपने ही राज्य में उस बलात्कार का विरोध कर रही हैं, जबकि सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सब कुछ उनकी। तो ऐसा नहीं कि नैरेटिव बड़ा नहीं है, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ। पर जैसे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू था, और बिहार की जनता ने स्वतः लालू प्रसाद को बाहर किया, और फिर इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार को रखा केवल एक वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित था, महिलाएं सुरक्षित घूमती थी। और आज भी आप देखिए एक बड़ा नैरेटिव, महिलाओं ने कहा कि हमें नहीं चाहिए लालू प्रसाद यादव का बेटा, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां दे, इसलिए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। वैसे ही वहां के लोगों की चेतना को जगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन घूम फिर कर एक बात है कि बंगाल के लोग फिर भी चाहते हैं कि कोई हमारा भाषा बोलने वाला, हमारे जैसा दिखने वाला बंगाल का आदमी आकर राज करे। लेकिन कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है अदिति, आपने जिक्र किया उसका, महिला हो जाती है तब ये दिक्कत होती है। और बाहरी एक बहुत बड़े एक जैसे बोलते हैं कि दरवाजे की तरह बीजेपी के सामने आके खड़ा हो जाता है, और उसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं विवेकानंद, और मैं आपको बहुत जल्द से बताती हूँ कि राष्ट्र अध्यात्म को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, हिंदुत्व को फोकस नहीं किया जा रहा। जब बात हिंदुत्व की आती है तो कहीं ना कहीं वहां पर पोलराइजेशन अलग तरीके से होता है, क्योंकि लोकल वाला इशू है। दूसरा, आप देखिए कि बंगाल अस्मिता को रिक्लेम करने की कोशिश की जा रही है, संस्कृति की पहचान, क्योंकि कल्चरल हब था। अब आप देखिए कि जो कुछ सोमनाथ में हुआ उसका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है जो बंगाल पे आता है कल्चरल लिहाज से। दूसरा, आप देखिए युवा वोटर पर फोकस है विवेकानंद जी के थ्रू। तीसरा, आप देखिए कि राष्ट्र नेताओं के जो कैलिब्रेटेड प्रेजेंस होगी। पहले ऐसा लगता था कि बेचारी दीदी वर्सेस बीजेपी नेता, इस बार संगठन नीचे से काम कर रहा है, बहुत सारे नेता या ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस बार बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। और अदिति, आपने जो बताया भी कि भाई महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, एसआईआर, घुसपैठ, ये 3 बड़े मुद्दे थे, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को इसमें और जोड़ दिया गया, जैसे कि जो जमीनी लेवल के साथ साथ जो भद्र पुरुष है उनको भी अपने पार्टी के पाले में लाया जाए। लेकिन अभी जो एक ताजा मामला चल रहा है ईडी रेड को लेकर, अब टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तो ईडी पहले छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि जब जब उन्होंने झारखंड का जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया, हर जगह का जिक्र हो रहा है कि जब जब वहां चुनाव होता है तो ईडी छोड़ दी जाती है। ये भी एक मुद्दा बनेगा।
बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा ममता दीदी को बहुत फायदा देखा। जब जब ममता दीदी बेचारी कैटेगरी में आएंगी, जैसे कि पैर में प्लास्टर बना के व्हील चेयर पे बैठकर फुटबॉल खेला था तो पूरा चुनाव पलट गया था। आप स्थिति देखिए कि वो अपने क्षेत्र में हार गई एक सीट पर चुनाव। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी थी और बीजेपी की ने तैयारी भी बहुत अच्छी की थी। लेकिन फिर भी जब जब दीदी बेचारी होंगी, इसका विपरीत मैं आपको एक आईना ये दिखाऊं कि जब जब नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, मौत का सौदागर कहा गया, तमाम तरीके की बात, तब तब मोदी का कद और बड़ा हुआ, तब तब चुनाव एक तरफा बीजेपी ने जीता। बंगाल में वही परेशानी बीजेपी के साथ है। जब जब ममता दीदी को अगर ऐसा कोई बयान दे दिया जाएगा जिसमें ममता दीदी की अस्मिता यानी बंगाल की अस्मिता को उसको जोड़ के देख लिया जाता है, तो ममता दीदी के पास भले ही आज लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी साथ में है, लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं, जाहिर तौर पे चाहते हैं। मैं कम से कम 2 महीने पहले एक पूरा विस्तृत वहाँ पर दौरा करके आई तो मुझे ये नज़र आया कि लोग कह रहे हैं विकल्प चाहिए, लेकिन विकल्प कौन है? तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को विकल्प के तौर पे नहीं देखते, क्योंकि उनको लगता है बीजेपी तो बाहरी पार्टी है। वो नरेंद्र मोदी को उस तरीके से एक्सेप्टेंस की बात है। तो अच्छा, बीजेपी जैसे हर जगह हिंदुत्व वर्सेस ऑल में खेलती है, यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर वो जो हिंदुत्व है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है, वो एकजुट नहीं हो पा रहा, जिसके बहुत सारे कारण हैं। वो कारण यही है बंगाल अस्मिता, कि हमारा कोई बांग्ला का आदमी आए, दिल्ली से सरकार ना चले, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी हर मन से कहा है कि फिर सरकार दिल्ली से चलेगी, फिर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर जितने एज बीजेपी के पास है, उसके बीजेपी के पास अगर एक कोई सॉलिड एज है तो है डेवलपमेंट, कि आपका डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए अगर कोलकाता को छोड़ दिया जाए तो बंगाल का बाकी सारा जो इलाका है, दूसरे जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर विकास नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज़मीन पे, इसीलिए एक जो सबसे बड़ा उनके पास जो जैसे बोलते हैं हथियार है वो है इंटेलेक्चुअल्स। पहले भी बीजेपी इंटेलेक्चुअल्स को अप्रोच कर चुकी है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी नहीं है बीजेपी के भाषण से लोग सुने, लेकिन जो बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स में अलग हो, इंजीनियर्स में अलग हो, गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, या लिटरेचर के इंटेलेक्चुअल्स हो, अलग अलग सेक्टर के इंटेलेक्चुअल्स जब अपने समाज, अपने लोगों को समझाएंगे कि कब तक पिछड़ोगे, कब तक लॉ एंड ऑर्डर से जूझोगे, जब तक बीजेपी नहीं आएगी तब तक विकास नहीं होगा, तब तक पैसा नहीं आएगा, तो वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो काम करेंगे बीजेपी का माउथपीस बनने का। और फिर धीरे धीरे अवेयरनेस फैलेगी। बीजेपी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इस बार चुनाव लड़ रही है, वो डायरेक्ट ममता पे अटैक नहीं कर रही, वो ग्राउंड पे आके धीरे धीरे ग्राउंड बदलने की कोशिश कर रही है और ग्राउंड के लिहाज से माइंडसेट बदलने की कोशिश कर रही है। और इस बार तो युवा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन वो भी संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर दे रहे हैं। लेकिन एसआईआर की क्या भूमिका आप देख रही हैं? क्योंकि बिहार में उन्होंने देखा कि एसआईआर का खूब विरोध किया गया, लोग एसआईआर खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक उतरे, संसद में हंगामा हुआ, लेकिन बहुत असर नहीं हुआ। अब एसआईआर पश्चिम बंगाल में क्या खेल कर सकता है? देखिए, एसआईआर का सीधा सीधा इम्पैक्ट तो ममता के खिलाफ नजर आ रहा है। वजह यह है, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर आप एसआईआर का इम्पैक्ट पूछेंगे तो वो अलग है। वहां पर 3.25 करोड़ वोट कटे हैं और खुद बीजेपी इस बात को लेकर, जो लोकल बीजेपी लीडरशिप है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिरकार ये 3.25 करोड़ वोटर थे किसके, क्योंकि 3.25 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा है। उसमें अगर वास्तविकता में कोई घुसपैठी हटे हैं तो उसको छोड़कर बहुत सारे वोट बीजेपी के भी कटे होंगे। लेकिन बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में एसआईआर का इम्पैक्ट दूसरा है। बंगाल में ज़्यादातर वो वोटर्स जो बांग्लादेशी थे या घुसपैठ थे वो बहुत बड़ी संख्या में हटे। तो ये दीदी के लिए चिंता की बात है और इसकी वजह से दीदी बौखलाहट में भी हैं और उनके बिहेवियर में, उनके बयान में नजर भी आ रहा है। लेकिन भले ही इसका इम्पैक्ट जो भी हो, एक नैरेटिव ये सेट बीजेपी ने कर दिया कि वो लोग जो आपके संसाधनों पे हक मार के बैठे हैं, जिसकी वजह से आप आज तक गरीब हैं, जिसकी वजह से आज तक जो आप तरक्की कर सकते थे उसको आपको बांटना पड़ा है, वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो जो वो माइंडसेट कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि जो हिंदू वहाँ के वोटर्स हैं वो एकजुट हों। इसलिए आपको याद होगा कि सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पहले जब गजनी आया करते थे या पहले जो विदेशी आते थे लोग, वो तलवारें लेकर आते थे,
थे, पर इस बार विचारधारा लेकर आते हैं। अब जो हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी विचारधारा से, तो उनसे बच के रहिए। जाहिर तौर पे सीधा सीधा नैरेटिव है इसका, गांधी परिवार है, ममता बनर्जी है, विपक्ष है, कि अब वो हमको एकजुट नहीं हो रहे देने, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो वो जो आध्यात्म और संस्कृति का हम जिक्र करते हैं, वो सीधा सीधा अगर आप सोमनाथ का प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी से हमारी जो जनता है, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनको समझ आएगा। तो जाहिर तौर पे बीजेपी हर पिच पर फील्डिंग करे बैठी है, वो बहुत ही लो प्रोफाइल होकर इस बार चुनाव लड़ रही है। मैंने पिछला चुनाव बहुत क्लोजली देखा था, मैं बहुत लंबे समय कोलकाता और बंगाल के दौरे पर थी। पिछली बार बहुत एग्रेसिव फ्रंट फुट पे बीजेपी लड़ रही थी, जिसका अंत में उनको नुकसान हुआ ममता दीदी के फ्रैक्चर होते ही। लेकिन इस बार वो बहुत लो प्रोफाइल। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन बंगाल नहीं जा रहे। सिर्फ अमित शाह, भूपेंद्र यादव, दूसरे जो नेता हैं, वो ग्राउंड पर जा रहे हैं, क्योंकि आप जाएंगे, आप अटैक करेंगे ममता दीदी को, और ममता दीदी के पास ये एज मिल जाएगा कि वो बेचारी का, या वो बंगाल अस्मिता की बात, या बेचारी दीदी का जिक्र, नैरेटिव पोर्ट्रे कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी बात की। तो बंगाल में जिस तरीके से अब चुनावी माहौल बना है, बीजेपी इसमें अब जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लाना चाह रही है, भ्रष्टाचार, घुसपैठिया, SIR, ये प्रमुख मुद्दे तो थे।